नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करेंगे। अब एक नया मोड़ आ गया है मामले को लेकर। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से तीनों आरोपी पलट गए हैं और तीनों आरोपियों ने इनकार कर दिया है। मामले में तीनों आरोपियों की ओर से एक आपत्ति कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें नार्को टेस्ट कराने का स्पष्ट कारण पूछा गया है। आरोपियों की ओर से नियुक्त वकील अमित सजवान की ओर से कोर्ट में आपत्ति याचिका डाली गई, तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों आरोपियों ने भी नार्को टेस्ट के लिए फिलहाल मना कर दिया है। वहीं मामले की अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। पहले सभी ने नार्को टेस्ट को लेकर सहमति दर्ज करा दी थी, लेकिन अब तीनों पलट गए हैं। तीनों आरोपियों ने इनकार कर दिया है। अनुपम भारद्वाज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए कोटद्वार से। अनुपम, पहले तो तीनों ने सहमति जता दी थी नार्को टेस्ट को लेकर और एक आरोपी ने 10 दिन का वक्त भी मांगा। उसके बाद अब ये लग रहा था कि नार्को टेस्ट अगर होता है तो कई बड़े खुलासे मामले में होंगे, लेकिन एक बार फिर ये पूरा मामला पलट गया। देखिए, आज जो सुबह जब हम लोग कोर्ट पहुंचे थे तो हमें भी लगा था कि शायद आज नार्को टेस्ट को लेकर जो अंतिम सुनवाई है वो कर दी जाएगी, क्योंकि स्वीकृति तीनों की ओर से, जो मुलजिम है इसमें तीनों पुलकित, सौरभ और अंकित, तीनों की ओर से लिखित परमिशन यहाँ पे आ गई थी, स्वीकृति आ गई थी। लेकिन अचानक से इसमें नया मूड सब सामने आया जब तीनों के जो मुलजिम है उनकी ओर से एक अधिवक्ता यहाँ पे आते हैं और एक आपत्ति इस पूरे मामले में जताते हैं कि क्यों एसआईटी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है। उन्होंने इसमें अपनी याचिका में स्पष्ट तौर पर तीनों को नहीं बताया है और जब तक ये बातें सामने नहीं आती कि क्या वजह है कि उन्हें क्या ऐसी जानकारी तीनों से चाहिए जो उन्होंने अभी तक नहीं दी है, इसको जब तक एसआईटी की टीम स्पष्ट नहीं करती है तब तक वो नार्को के लिए परमिशन नहीं देंगे। लिखित तौर पे जो परमिशन है वो तो हालांकि आ गई थी, लेकिन जब जज की ओर से उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वीकृति मांगी गई तो तीनों ने का साफ तौर पे ये कहना था कि जो उनके जो वकील हैं, जो वकील कहेंगे वही वो आगे उसी के हिसाब से चलेंगे। तो आज जो वकील है उन्होंने आपत्ति जता दी है और इसकी अब अगली सुनवाई, यानी कि जो आज की जो सुनवाई होनी थी वो टल चुकी है। अगली सुनवाई 3 जनवरी को इसमें होगी पूरे मामले में। ठीक है अनुपम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया है तीनों आरोपियों ने। उनके वकील ने दरअसल ये याचिका एक डाली है और इसमें आपत्ति जताई गई है तीनों की तरफ से और एक स्पष्ट कारण पूछा गया है नार्को टेस्ट को लेकर और एक बार फिर ये मामला पलट गया है और तीनों आरोपी पलट गए हैं। तीनों आरोपियों ने इनकार कर दिया है नार्को टेस्ट से। हालांकि पहले 2 आरोपियों ने सहमति जता दी थी। एक ने कहा कि हमें 10 दिन का वक्त चाहिए तो उसे 10 दिन का वक्त दिया गया। अब 10 दिन का वक्त भी पूरा हो गया तो उसके बाद अब तीनों पलट गए। देहरादून सचिवालय में कोविड को लेकर समीक्षा बैठक हुई। कोविड के अलर्ट को देखते हुए बड़ी मीटिंग है ये। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ये मीटिंग ली है और मुख्य सचिव, डीजीपी, हेल्थ सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत इसमें जुड़े रहे। मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहे। काफी गंभीर अब प्रदेश सरकारें भी नजर आ रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर मामले बढ़ गए हैं। सीएम धामी ने ये समीक्षा बैठक ली है। दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। दीपांकर, चाहे देश हो या प्रदेश हो, हर एक जगह पर ही हम देख रहे हैं कि अब लगातार कोरोना को गंभीरता से लिया जा रहा है। जो बढ़ते मामले दूसरे देशों में है वो भारत में ना आ पाए, इसे लेकर लगातार जो कि अब समीक्षा बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, क्या कुछ खास इस बैठक में रहा, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, एक अहम बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर की। लगभग पौने घंटे की बैठक रही, 45 मिनट की, जिसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, इसके अलावा डीजीपी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत दिल्ली से इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि राज्य में जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं लगी है उन लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए कहा जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वो बूस्टर डोज लगाएं ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे, कोरोना के
खतरे से वो बचे। इसका मास्क को लेकर अभी कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ कि मास्क सार्वजनिक जगहों पर पहना जाए या ना पहना जाए, इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है या कोई सरकार की तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। लेकिन यह जरूर कहा गया है कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो फिर मास्क जब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर है वहां पर लगाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो फैसला ले। फिलहाल इसमें आज की जो बैठक थी इसमें जिलों के डीएम्स को भी जोड़ना था, लेकिन वो यहां पर नहीं जुड़े। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और तमाम दूसरे आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। लेकिन कोशिश यही है कि अगर कोविड कंट्रोल है आपके राज्य में तो वहां पर हालात आने वाले दिनों में ना बिगड़े जिस तरीके से चीन में बिगड़े। तो मुख्यमंत्री ने सभी को एहतियात बरतने की सलाह दी है और अधिकारियों से कहा है कि सभी जगहों पर पैनी नजर रखी जाए कोविड के हालात को देखते हुए। जी, कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है दीपांकर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ गाइडलाइंस भी जारी हो सकती हैं और जिस तरह से आज हमने देखा संसद में भी प्रधानमंत्री मास्क लगाए नजर आए, कह सकते हैं आने वाले वक्त में एहतियात बरतना और इस तरह की पाबंदियां लगनी भी शुरू हो जाएंगी। अब फिलहाल अभी क्योंकि कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक ली, आप जिस तरह की बात आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद मास्क लगाया, तो मैसेज पूरे देश को यही है कि आप सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाएं। हालांकि अभी भारत में इस तरह की स्थितियां नहीं बिगड़ी हैं, लेकिन हमने बीते 2020 और 2021 में देखा कि किस तरह कोविड की लहर ने तमाम लोगों की जान ली, कई लोग इससे पीड़ित रहे। तो अभी भी कोविड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, यही मैसेज है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यही कहा है कि जो भी लोग हैं यहां पर जिनको बूस्टर डोज नहीं लगी वो अपनी सुरक्षा के लिए बूस्टर डोज लगाएं, मास्क लगाया जाए। लेकिन अभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लेकर राज्य सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं थोपा है। लेकिन कुल मिलाकर मैसेज यही कि कोविड से बचे और कोविड के बचाव के पूरे उपाय किए जाएं। बिल्कुल, और समय रहते अगर एहतियात बरतना शुरू कर दिया जाएगा तो ये बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए दीपांकर भट्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस मुख्यालय में आईपीएस वीक की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत की है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस विभाग में 1000 पदों पर कांस्टेबल की भर्तियां जल्द की जाएंगी और जो भर्तियां 2023 में होंगी तब तक अस्थायी तौर पर पीआरडी जवानों की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे जो विषय हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका कैसे समाधान होगा, कैसे उनका सरलीकरण होगा, कैसे उनका निस्तारण होगा। और इस पर सभी लोग अपने अपने यहाँ पर जहाँ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, अन्य माध्यम से सारी बातें रखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिससे कि परस्पर अच्छी बॉन्डिंग भी होगी और जहाँ परस्पर जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो अच्छे बनेंगे, जो निश्चित रूप से आगे आकर जो हमारे काम हैं पुलिस विभाग के वो सरल होंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को कुर्की का नोटिस जो जारी किया गया था, इस मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इस मामले में हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा है कि कानून सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। छोटे व्यक्ति को लोन न चुकाने की सजा जेल होती है, लेकिन प्रभावशाली लोगों पर कुर्की के अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनका व्यक्तिगत मामला है और मीडिया के सामने वो अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को कुर्की का नोटिस जारी किया गया था और कोठारी ने साल 2012 में जिला सहकारी बैंक से 65 लाख का लोन लिया था, लेकिन कोठारी ने लोन का पैसा जमा नहीं किया। अब ये धनराशि ब्याज के साथ 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। मैं समझता हूं कानून सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। अगर कोई छोटा व्यक्ति किसी चीज के लिए लोन लेता है तो अगर वो उसको नहीं चुकता कर पाता है तो उसके लिए तो सीधे सीधे उसे जो है बिहाइंड द बार कर दिया जाता है। और अगर प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने अगर लोन लिया है तो उस लोन के माध्यम से उसे सिर्फ जो है ये कहा जाता है कि कुर्क कर दो और बाकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी अजीबोगरीब स्थिति है। यहाँ तो जितने भाजपा के जो बड़े बड़े उद्योगपति है, सबके ऋण माफ करने का जो है व्यक्तिगत विषय है। बैंक से लोन लिया, समय में चुकता नहीं किया, उनका कहना है कि ट्रिब्यूनल में मामला 1 साल से चल रहा है। तो उस पर मैंने उनसे कहा है कि भाई, क्योंकि प्रदेश होने रहते, मैंने सीधा उनसे वार्ता की और मैंने कहा कि अपना विषय मीडिया के माध्यम से भी और समाचार पत्रों के माध्यम संबंधित पक्षों को भी अवगत कराए, जिससे कि इसकी भ्रांति यथाशीघ्र भ्रांतियां दूर हों। तो कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। इसलिए जब इस प्रकार के विषय आते हैं तो उन विषयों के अलावा उनको कोई विषय बचता नहीं है और उस बात पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूं।
देहरादून से अगली खबर है, जहां पर भोपाल पानी में पुल की अप्रोच रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को ये रोड जाती है। पिछले दिनों पुल की अप्रोच रोड में दरार आई थी। अप्रोच रोड में करीब 27 मीटर का हिस्सा भर-भरा कर गिर गया। देहरादून में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट रोड पर टूटी अप्रोच रोड मामले में करण महारा का बयान आया है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लगातार लापरवाह बना हुआ है। इसके साथ ही महारा ने कहा, राज्य में सड़कों की खराब हालत के लिए मंत्री इस्तीफा दें। अप्रोच रोड ध्वस्त होने के बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा। है ही नहीं, बेस इसका मतलब 1 मीटर से नीचे था ही नहीं। थोड़ी बात है, राजधानी के नजदीक इतना बड़ा प्रश्न 20 लाख रुपए लग जाते हैं। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। मसूरी टनल का मार्च में शिलान्यास होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले हैं गणेश जोशी। करीब 3 किलोमीटर होगी टनल की लंबाई। 800 करोड़ की लागत से इस टनल को तैयार किया जाएगा। माननीय गडकरी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मसूरी की एक बहुत दीर्घकालीन समस्या जो वर्षों से चल रही थी, लाइब्रेरी चौक बट का जो बोटलनेक है वो समाप्त होने जा रहा है। मसूरी को जाम से निजात मिलेगी। जहां टूरिस्ट को इसका लाभ मिलेगा, वहीं स्थानीय जनता को भी इसका लाभ मिलेगा और हमारा जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। गडकरी के कर कमलों द्वारा उसका शिलान्यास किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में कैंडिडेट अपनी जीत के लिए जो न करे कम लग रहा है। कैंपस का नजारा इस तरह का है कि प्रत्याशियों से लेकर समर्थकों तक अलग ही टशन है। हाथों में झाड़ू लिए ये है आर्यन ग्रुप से महासचिव पद के प्रत्याशी गौरव, जो कॉलेज में साफ सफाई लाना चाहते हैं और अपने समर्थकों के साथ कॉलेज कैंपस में पड़े बैनर्स, स्टिकर से हुए कूड़े को साफ करते नजर आ रहे हैं। वो पीएम मोदी के सफाई के मैसेज पर काम कर रहे हैं। रैलियां होती है, सब चीज होता है, हम गंदगी करते हैं। प्रचार प्रसार में कई चीजें हम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। साफ सफाई करना हमारा कैंपस है और हमारा ही फर्ज बनता है हमारे कैंपस को साफ और स्वच्छ रखना। अब बात एबीवीपी और एनएसयूआई के कैंडिडेट की करें तो यहाँ प्रचार में सेल्फी पॉइंट तक बना दिए गए हैं, जिस पर समर्थकों का अलग ही स्वैग है। वहीं कई स्टूडेंट तो अभी से अगले साल की तैयारियों में भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। इस बार की तैयारी तो चल रही है, अगली बार की साथ में भी तैयारी चल रही है क्योंकि 2 साल से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए जो अभी तैयारी में है, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो तो कर ही रहे हैं, पर अगले साल की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। चुनावी रंग में इन दिनों कैंपस रंगीन है और हर कैंडिडेट अपनी अपनी जीत के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। महाविद्यालय गोपेश्वर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महाविद्यालय का एक छात्र विद्यालय की छत पर चढ़ गया। हंगामा इसलिए हुआ कि एनएसयूआई ने एबीवीपी के उपाध्यक्ष पद के दावेदार का नामांकन अवैध बताया और उसे निरस्त करने की मांग की। वहीं कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने छात्र को बमुश्किल समझाकर छत से उतारा। ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हाथी का आतंक बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में कभी भी हाथी पहुंच जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत है। वीडियो में देखिए कैसे लाल तप्पड़ गांव में दिन दहाड़े हाथी उत्पात मचा रहा है। गांव वालों की अपील है कि पुख्ता इंतजाम इससे बचने के वन विभाग को करने चाहिए। Oh my God! ये लाल तप्पड़ का मामला है सर। यहाँ पे तो हाथी का इतना डर पैदा हो रखा है ग्रामीण लोगों के उसमें कि लोग अच्छे से सुबह अगर ड्यूटी वाले भी है और कामकाज और खेतों में भी जाना पड़ता है
तो हाथी का बहुत सारा डर इनके दिलों में बना हुआ है कि हम बाहर जाएं भी तो कैसे जाएं। हाथी का ये पता नहीं कि 6 बजे वो 7 बजे दिन में ही इतना डर पैदा कर रखा है। बालकुआरी गांव है, वहाँ पे खाई खोदी गई है। हम चाहते हैं कि क्षेत्र के में हमारे लाल तप्पड़ में जो भी जंगल के साथ का क्षेत्र है उसमें साथ साथ खाई खोद दी जाए तो अच्छा रहेगा आने वाले समय के लिए। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव जोशीमठ नरसिंह मंदिर में पांडव नृत्य का आयोजन शुरू हो गया है। हर दूसरे साल जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पांडव नृत्य का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास से होता है। इस बार पांडव देवता सहित दूसरे देवताओं से जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन को रोकथाम करने की प्रार्थना की गई। टिहरी झील में स्थायी बोटिंग पॉइंट और सुविधाएं बढ़ाने के लिए लंबे वक्त से बोट मालिकों द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। टिहरी झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते बोटिंग पॉइंट को शिफ्ट किया जाता है, जिससे बोट मालिकों के साथ ही स्थानीय व्यापारियों को भी दिक्कत होती है। पर्यटन विभाग अब टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत इस तरफ काम करने की बात कर रहा है। देखिए, हमारी मांग लगातार ये रही है कि हम लोगों को जो बोट स्वामी जितने भी बोट संचालक है सबको एक स्थायी बोटिंग पॉइंट होना चाहिए। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि 7 साल हो चुके हैं हमको और पता नहीं देश में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो चुके हैं पर अभी तक इस बोटिंग पॉइंट में एक स्थायी बोटिंग पॉइंट नहीं हो पाया। स्थायी बोटिंग पॉइंट एक कंपोनेंट है जो टिहरी का होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें एक कंपोनेंट इसका भी रखा गया है कि एक स्थायी परमानेंट बोटिंग पॉइंट जो एग्जिस्टिंग बोटिंग पॉइंट है उसमें बनाया जाए। राजधानी देहरादून के 138 सरकारी स्कूलों के बोर्ड एग्जाम में पिछले 5 साल में इतना खराब परफॉर्मेंस रहा कि अब शिक्षा विभाग ने स्कूल टीचर्स को नोटिस थमा दिया है और अब उन पर जिम्मेदारी फिक्स की है कि वो इस साल के बोर्ड रिजल्ट को इम्प्रूव करें। देहरादून के सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स नेताओं तक से सिफारिश लगवाते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में देहरादून के 138 स्कूल ऐसे रहे जहां का रिजल्ट 0 से 70% का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। लिहाजा अब स्कूल का रिजल्ट बेहतर करने के लिए और रिजल्ट सुधारने का टारगेट दिया गया है। तो 138 विद्यालय गत वर्ष ऐसे थे जिनके रिजल्ट बोर्ड से नीचे थे। तो ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है भाई। टीचर्स भी देहरादून में पूरे हैं, सब कुछ पूरे हैं, रिजल्ट्स नीचे हैं, तो ये बिल्कुल संतोषजनक स्थिति नहीं है। तो इस बीच हम लोगों ने एक विशेष कार्रवाई के लिए बुलावा है कि पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको सैंपल पेपर के रूप में बच्चों से सॉल्व कराया जाए। अधिकारी स्कूलों का रिजल्ट सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे रहे हैं जहां मैथ्स और साइंस जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के टीचर ही नहीं है। मेन सब्जेक्ट मैथ साइंस जैसे सब्जेक्टों के लिए टीचर्स उपलब्ध नहीं थे। सन 2012-13 से रिटायरमेंट हुए थे साइंस मैथ्स टीचर और तब से आज तक यहाँ पर टीचर नहीं था। और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में यदि टीचर नहीं हो तो रिजल्ट हम कैसे दे सकते हैं। पीटीए के द्वारा हमारा स्कूल चल रहा था और उसमें भी मैथ्स का टीचर हमें मिल नहीं पाया, बीच में मिड सेशन में वो चले गए थे। एक तो सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से हमारी पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है और ना तो इंग्लिश के है, ना साइंस के है, ना मैथ्स के है। तो इस वजह से हमारा ना वो रिजल्ट बहुत खराब था पिछले साल का। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे टीचर आए और अच्छी पढ़ाई होए। अब भले ही शिक्षा विभाग ने टारगेट दिया हो कि इस बार रिजल्ट अच्छा चाहिए, लेकिन जो फिलहाल स्थिति है उससे बेहतर नतीजे आना मुश्किल ही लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उन्याल की रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग में जबरन रिटायरमेंट पर रोक लगा दी है। 22 दिसंबर को परिवहन विभाग ने अनिवार्य रिटायरमेंट के आदेश दिया था। इस आदेश को भगवान सिंह समेत 20 लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि 22 सितंबर 2022 को परिवहन निगम ने 55 साल पूरी कर चुके कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने का आदेश दिया। याचिका में यह भी कहा गया कि उनका आचरण उत्तम रहा, बावजूद इसके एक तरफा आदेश पारित किया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जबरन रिटायरमेंट पर रोक लगा दी है। अट्ठाईस दिसंबर से प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे
और खेल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर देहरादून विधानसभा में खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर निर्देश दिए। 4 लाख से ज्यादा बच्चे खेल महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। पर्यटन गांव मधु गांव के बाद अब उत्तराखंड में सोलर विलेज भी होंगे और ये सब कुछ होगा नई सोलर पॉलिसी के जरिए। सोलर पॉलिसी तैयार हो चुकी है और लॉन्च करने के लिए खास तारीख का भी चयन कर लिया गया। ऊर्जा में असीम संभावनाओं और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अब एनर्जी जनरेशन पर फोकस कर रही है। इसी के तहत सरकार नई सोलर पावर पॉलिसी लाने जा रही है। इसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टारगेट है सूरज की गर्मी से ही 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का। पॉलिसी की लॉन्चिंग के लिए भी खास दिन चुना गया है और वो है मकर संक्रांति, सूर्य की उपासना का दिन, यानी कि जब सूर्य दक्षिण से उत्तरायण होता है। हमारे पास कई प्रकार के सुझाव भी आए हैं, तो उन सुझावों को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी हमें सम्मिलित होने योग्य हो उसको सम्मिलित भी किया जाएगा और उसके बाद परामर्शी युवाओं का ओपिनियन लेते हुए नेक्स्ट कैबिनेट में इस सोलर पॉलिसी को लाया जाएगा। पॉलिसी के तहत सरकार 1000 गांव को सोलर गांव बनाएगी, यानी कि पर्यटन गांव मधु गांव की तर्ज पर ये गांव सोलर पैनल के लिए जाने जाएंगे। इसके लिए ऐसे गांवों का सर्वे शुरू भी हो चुका है जहां सबसे ज्यादा सनलाइट मिल सकती है। पॉलिसी फ्लेक्सिबल होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर सके। वो 14 जनवरी को जब सूरज का दक्षिण से उत्तर में ट्रांसिट होने का जो दिन है, उस दिन यहाँ पर धार्मिक आयोजन भी होते हैं माघ मेले के रूप में, उत्तरायणी मेले के रूप में। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की जाएगी। हाँ, इसके तहत हम लोग 1000 सोलर गांव बनाने वाले हैं। हमने एक 2000 मेगावाट का टारगेट रखा है। हालांकि हमारे पास जो सुझाव आए हैं उसमें यह है कि 2000 मेगावाट भी आपने कम टारगेट रखा है, इससे भी ज्यादा टारगेट आपको रखना चाहिए। उसको भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। राज्य सरकार के पास अपनी सोलर पावर पॉलिसी पहले से मौजूद है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं, जिससे सब्सिडी के बाद भी लोग सोलर प्लांट लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। लिहाजा नई पॉलिसी में उन सभी खामियों को दूर किया जा रहा है और मकर संक्रांति पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी इसका आगाज करेंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो मकर संक्रांति के दिन सीएम लॉन्च करने वाले हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी को। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबरें आपने देखी और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।